हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 की सेकेंड एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ईएम वेव का टॉपिक कराया था, विच वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट बुक। तो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9। वेरी क्विकली लेट्स जस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ लाइट। अब ऑप्टिक्स जो है उसमें जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पिछले चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था ईएम वेव्स क्या होती हैं। जब ये ट्रैवल करती हैं, सपोज जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रही होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रही होगी। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। तो दैट इज व्हाई लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब होता क्या है, अब अगर आप लाइट को वेव की तरह पढ़ेंगे, चलिए दो में से एक को अभी छोड़ ही देते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही माने। अगर आप लाइट को वेव की तरह पढ़ते हैं, इट विल बिकम स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। और लाइट की जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ, दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आपके आसपास की जो चीजें हैं उनके कंपैरिजन में लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। तो होता क्या है कि अगर आप डेली लाइफ में लाइट को पढ़ रहे हैं तो यू कैन इग्नोर दिस वेव नेचर। बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जिनको हम बहुत आसानी से एंड वेरी एक्यूरेटली हम पढ़ सकते हैं अगर हम लाइट की वेव नेचर को इग्नोर भी कर दें। अगर आप लाइट को सीधा भी मान लें तो भी बहुत सारी चीजें सही से एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो जबरदस्ती क्यों हम लाइट को हमेशा वेव माने, क्योंकि वेव मान के ऑब्वियसली थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेशन आएगा। वेव की प्रॉपर्टीज, वेव की तरह आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, पर उसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जहां वेव को बिना माने भी आप लाइट को मान लीजिए एक रे की तरह। कोई वेव नहीं है, इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट रे and very accurately, very easily we can explain the phenomena। पर हाँ, कुछ आगे चीजें आती हैं, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो आप रे मान के नहीं एक्सप्लेन कर सकते। जो हमने रियल लाइफ में देखा उसको समझने के लिए आपको लाइट को वेव मानना ही पड़ेगा। वहां पर आप लाइट का वेव नेचर इग्नोर नहीं कर सकते। वो फिनोमेना एक्सप्लेन तभी होंगे अगर आप लाइट को वेव की तरह ही ट्रीट करोगे। वहां कोई निग्लेक्ट, वो सब नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक इट एज अ वेव ओनली। तो वहां पर वेव मानेंगे हम। तो है क्या, ऑप्टिक्स में वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम वेव है इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग कि वो एक वेव है। वी आर कंसिडरिंग इट टू बी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक अ रे। एंड बहुत चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं इग्नोर करके, आसानी से एक्सप्लेन हो जाती हैं, तभी इग्नोर करा है। ठीक है, कुछ फिनोमेना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको वेव मानना ही पड़ेगा। तो वेव मान के पढ़ेंगे। तो दो चैप्टर हैं हमारे, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 9 इज रे ऑप्टिक्स। पहले हम आसान वाला टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 10th में आपने काफी चीजें पढ़ रखी होंगी, उसी का रिपीटेशन है। फिर हम उसको वेव की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ वेव इक्वेशन जो मैंने आपको ईएम वेव्स में बताई थी वो इक्वेशंस यूज होंगी, वेव की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। बट इन एनी केस वो भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो आज की क्लास में हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स में जो सबसे पहली हमारी टर्म आएगी वो आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारी चीजें इसमें आपने 10th में पढ़ी होंगी। इट्स अ वेरी 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 इजी चैप्टर, मोस्टली 10th क्लास का रिपीटेशन है। तो पहली टर्म जो आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? लेट अस से दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर।
अब लाइट को मैं एक रे मान के ही चल रहा हूँ, वो वेव है, हो सकता है मैं कई बार वेव बना दूं, बट ओवरऑल हम उसको एक रे मान के ही चल रहे हैं। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। एयर या फिर वैक्यूम बोले तो यहां पर उसकी जो स्पीड है लाइट की, उसको c से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸। किसी भी और मीडियम में, पानी में, ऑयल में, ग्लास में इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है। स्पीड जो होगी वो इससे कम ही होगी और उसको आप डिनोट करेंगे विद द सिंबल v। कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास है, ऑयल है, स्पीड का सिंबल v होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज speed of light in vacuum divided by the speed of light in medium। किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे सपोज करो मुझे इस मीडियम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू होता है या कई जगह एन भी यूज करा जाता है, बट आई प्रेफर टू यूज म्यू। तो म्यू होता है इसका सिंबल। इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड वो तो हमेशा c ही होगी, डिवाइडेड बाय जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसमें स्पीड कितनी है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्योंकि ये रेशियो है दो सेम टाइप की क्वांटिटीज का, न्यूमरेटर में भी स्पीड है, डिनोमिनेटर में भी स्पीड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, नो डायमेंशंस। और एक चीज और, न्यूमरेटर देखिए हमेशा बड़ा है। आप किसी भी मीडियम में चले जाइए, लाइट की स्पीड इतनी तेज नहीं होगी, होगी उससे कम ही होगी, यानी डिनोमिनेटर हमेशा छोटा ही होगा। डिनोमिनेटर छोटा ही होगा, न्यूमरेटर बड़ा ही होगा, तो जो क्वांटिटी आएगी म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर बड़ा है ना हमेशा, लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा ज्यादा है, मीडियम कोई भी हो उसमें स्पीड कम ही होगी, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा है, तो म्यू की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी। हाँ 1 भी आ सकती है अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का ही निकालने चले जाए। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और मीडियम भी मेरा वैक्यूम ही है, तो वैक्यूम में स्पीड भी c है, तो वो तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में है आपको? अगर मैं वैक्यूम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो यानी मेरा मीडियम वैक्यूम ही है, वैक्यूम में तो स्पीड c ही होगी, फिर मैं रेशियो लूंगा c/c, वो तो 1 आ जाएगा। तो जो भी आएगा वो 1 आएगा या 1 से बड़ा ही आएगा। किसी और मीडियम की भी बात कर लेते हैं, तो मीडियम में स्पीड v है, तो म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, तो पहला हम जो फिनोमेना पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, दैट इज रिफ्रैक्शन। What is the meaning of refraction? It is the bending of light when it goes from one medium to the other. अब सपोज करिए एयर है और वाटर है, हम एक टर्म यूज करेंगे रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, जिसका म्यू छोटा होगा। जैसे एयर है, एयर या वैक्यूम ही लेते हैं, अभी मैंने बताया उसका म्यू 1 होता है, और पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। आप बुक में देख लीजिए ये चैप्टर, उसमें कुछ कॉमन 5-6 मीडियम है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं। अब कभी भी मैं दो को कंपेयर कर रहा हूं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है वो रेयरर मीडियम कहलाएगा, जिसका बड़ा है वो डेंसर कहलाएगा। अब सपोज करिए लाइट जो है वो फॉल करती है एयर से, जिस पॉइंट पे फॉल करेगी दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर आप नॉर्मल बनाएंगे, और अगर ये रेयरर से डेंसर में गई है तो ये सीधी नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और दूसरा केस भी बना के देख लेते हैं। लेटेस्ट से ऊपर ग्लास होता, ग्लास का म्यू जो होता है 1.5 होता है, और नीचे वाटर होता 4/3 होता। इस केस में जब लाइट फॉल करती, नॉर्मल बनाया मैंने, इस बार ग्लास है, ग्लास इज डेंसर,
क्योंकि उसका म्यू बड़ा है। कोई मीडियम डेंसर है या रेयरर है, उसके म्यू को कंपेयर करके आता है। डेंसर रेयरर हमेशा कंपैरिजन में होगा। 1.5 और ये 1.33 ग्लास का बड़ा है, डेंसर मीडियम है। वाटर इस बार रेयरर मीडियम है। तो इस बार लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना, रेयरर टू डेंसर जब जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल आर, सेम यहां पे भी इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल आई और रिफ्रैक्टेड रे का आर। जो चीज यहां अप्लाई हो रही है वो यहां अप्लाई हो रही है, बस बेंडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस बार टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करिए, उस बार अवे बेंड करिए, पर नेमिंग उसी तरीके से करी जाएगी। और क्या रिलेशन होता है इनके बीच में? देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। दोनों केस में, हर केस में अप्लाई हो रही है। इसमें रेयरर टू डेंसर जा रहा हो चाहे डेंसर टू रेयरर जा रहा हो, फॉर्मूला नहीं बदलता हमारा। तो फॉर्मूला ये हमारा दोनों केसेस में अप्लाई हो रहा है। क्या चीज है, अगर आप इस केस में अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी केस में, μ1 वो मीडियम है जिसमें से लाइट आ रही है, या फिर जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो μ1 I के साथ आ रहा है ना, तो μ1 वो मीडियम है जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है। μ2 वो मीडियम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें लाइट जा रही है या जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सेम इसमें भी, जहां से आ रही है वो μ1 होगा, जिसके अंदर जा रही है वो μ2 होगा। ऐसा कोई नहीं है कि μ1 रेयरर होगा तभी अप्लाई होगा या डेंसर होगा, ऐसा कुछ। μ1 वो है जिसमें से लाइट आती है, μ2 वो है जिसमें लाइट जा रही है। तो दिस इज स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल इन बोथ केसेस। रेयरर टू डेंसर के लिए भी, डेंसर टू रेयरर के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। बस ध्यान रखना, μ1 पहले वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 दूसरे वाले का है जिसमें लाइट गई है। ठीक है ना। तो ये बेंडिंग अब रियल लाइफ में आपने कई जगह देखी भी होगी। जब लाइट पानी के अंदर जाती है तो वो बेंड हो जाती है। तो देखते हैं कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस इसके। एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका एक सबसे पहला इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन है अपैरेंट डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल होता है उसमें पानी भरा हुआ है, अब लाइट और ऊपर एयर है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड करेगी, और इस बेंडिंग की वजह से जो स्विमिंग पूल की डेप्थ है वो जितना एक्चुअल में डीप है, देखने वाले को उससे कम लगता है। देखिए क्या मतलब हुआ। सपोज करिए एक स्विमिंग पूल है। अब इस स्विमिंग पूल की कुछ डेप्थ है, दिस इज द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। कोई आदमी बाहर से देख रहा है, अब कोई चीज हमें कब दिखाई देती है, जब उस चीज से लाइट हमारी आईज में आएगी। तो ये जो स्विमिंग पूल का बेस है, ये जो इसका बॉटम है, ये क्यों इस आदमी को दिखेगा, जब लाइट इसकी आईज में आएगी। जब इसकी आईज में एंटर करेगी लाइट तो इसको लगेगा हाँ यहां पर स्विमिंग पूल का बेस है। अभी तो ठीक है, अभी तो ये लाइट बिल्कुल सीधी आ रही है, तो इसको लग रहा है ये लाइट इस पॉइंट से आ रही थी। पर अब देखिए, सपोज स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ होता, इट इज फिल्ड विद वाटर। अब क्या होगा, अब जो ये स्विमिंग पूल का बेस है, इसमें से जो लाइट आएगी वो सीधा नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहां वाटर है, दिस इज वाटर, और ऊपर एयर है। तो जो लाइट यहां से जाएगी वो सीधा तो जा नहीं पाएगी, मीडियम चेंज हुआ। इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। फिगर को जितना नीटली बनाएंगे आपके लिए समझना उतना आसान होगा। तो हमने नॉर्मल बनाया। अब
ये बताओ कि ये रे किस तरफ बेंड करेगी। जो ये रे जा रही है पानी में से, पानी डेंसर मीडियम है, एयर रेयरर मीडियम है, तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है। ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ये रे इस बार भी उस आदमी की आईज में तो पहुंची, इस बार भी उसकी आईज में तो पहुंच रही है, पर इस बार होगा क्या, जब ये रे ऐसे गई, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि हमें कोई चीज कब दिखाई देती है। ये रे ऐसे गई, यहां पे बेंड होके इस तरीके से, जब इसकी आईज में जाएगी, हमारी आईज हमेशा ऐसे विजुअलाइज करती हैं कि रे सीधा आई होगी पीछे से, ये रे मुड़ी है यहां पे ऐसे, पर हमारी आईज को लगता है कि रे हमेशा पीछे से सीधा आती है। फिर से देखो, ये रे जो है ये गई तो ऐसे यहां से और फिर मुड़ के ऐसे, पर जब ये आईज में एंटर करेगी, हमारी आईज को ऐसा लगेगा कि ये रे बिल्कुल पीछे स्ट्रेट यहां से आई है। तो जो चीज थी यहां पर, वो यहां ना दिखाई देकर यहां अपीयर करेगी। ठीक है, ये रे इधर से गई, मुड़ गई, पर हमारी आईज को ऐसे लग रहा है कि ये रे, बैक ट्रेस करेंगे, हमारी आईज को ऐसे लग रहा है कि ये रे यहां से आई है। तो जो चीज यहां दिखनी चाहिए थी, यानी जो स्विमिंग पूल का बेस था, जो यहां दिखना चाहिए था, वो यहां अपीयर हो रहा है। तो इस आदमी को लग रहा है बस स्विमिंग पूल की डेप्थ इतनी सी है। ये जो चीज है, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, पर आदमी को डेप्थ देखने वाले को सिर्फ इतनी सी लग रही है। दिस इज कॉल्ड एज द अपैरेंट डेप्थ, जो हमें डिराइव करना है डी डैश। दिस इज द अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ का मतलब देखने वाले को डेप्थ कितनी लगेगी। ठीक है, तो ये हमें डिराइव करना है। देखते हैं कैसे करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री यूज करेंगे। ये आई है तो ये एंगल आई हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये एंगल आर है तो ये एंगल आर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, पॉइंट्स को नेमिंग कर देते हैं जिससे कि ट्रायंगल बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, इसको पी, लेट अस कॉल दिस एक्चुअल जो पॉइंट था ओ, और ये रे जब मुड़कर ऐसे गई है तो क्या लग रहा है, यहां से आ रही है, इस पॉइंट को ओ डैश। तो देखिए, दिस इज द नेमिंग। सबसे पहले आगे, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए और अपनी कॉपी में इस फिगर को अपने आप बनाइए। बिल्कुल सारी चीजें इसी तरीके से लेबल करो, उसके बाद ही आगे चलेंगे। सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा। जस्ट कंसिडर इट लाइक एन एक्चुअल क्लास। जब आप लोग क्लासरूम में होते हैं, ये सारी चीजें आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट करते हैं। नोट करेंगे तो हो सकता है कोई चीज आप किसी जगह यू गेट स्टक, तो उसी से आपको समझ में आएगा। ऐसे सिर्फ सुनते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे ना, चीजें 90% समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए अभी, अपनी कॉपी में नीटली ये डायग्राम बनाओ और देखो क्या ये सारी चीजें जो मैंने लेबल करी हैं समझ में आई हैं आपको। उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करने का कोई फायदा होगा। जो बच्चे इसको वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, बाद में आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, अब कंटिन्यू करें आगे। अब यहां पर कौन सा फिनोमेना हुआ है, लाइट बेंड करी है तो रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 वो होता है जिसमें से लाइट आ रही है, μ1 वो है जिसमें से लाइट आ रही है, यानी वाटर का है, या मीडियम बोल दो इसको, इट कैन बी एनीथिंग। वैसे तो स्विमिंग पूल में वाटर होता है, बट अभी हम इसको मीडियम बोल रहे हैं। ठीक है ना, और ऊपर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो μ1 वो है जिसमें से लाइट आई है, इसको मैं म्यू मीडियम बोल रहा हूं, μm। साइन आई, μ2 वो है जिसमें लाइट गई है, वो तो एयर है, दैट इज 1 साइन आर।
अब देखिए ऑप्टिक्स में हम आगे भी कई जगह एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हम मान के चलते हैं कि उसमें एंगल्स जो है वो स्मॉल है। जैसे आपने पढ़ा होगा G 9.8 होता था और आप इसको 10 ले लेते थे जिससे आसान हो जाए। सेम चीज हम क्या करेंगे, अगर एंगल्स छोटे होते हैं तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट सेम एज टैन थीटा एंड दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज थीटा। छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू टैन थीटा के ऑलमोस्ट बराबर होती है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, रेडियन में लिया गया। अगर छोटे एंगल्स हैं तो उसके लिए आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, हम आगे करेंगे भी। तो यहां पर मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं कि एंगल आई और एंगल आर जो है वो छोटे हैं, तो मैं साइन आई को रिप्लेस कर दूंगा टैन आई से, साइन आर को टैन आर से। तो म्यू मीडियम टैन आई इज इक्वल टू टैन आर। अब टैन आई आप इस ट्रायंगल में से निकालिए, अपने आप करो। टैन आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस और टैन आर इस वाले ट्रायंगल में से निकालना। कितना आएगा टैन आई, AP अपॉन AO, म्यू एम इंटू AP अपॉन AO इज इक्वल टू टैन आर इस छोटे ट्रायंगल में से AP अपॉन AO डैश, AP अपॉन AO डैश। अब AO क्या चीज है, AO इज द एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ को मैं D बोल रहा हूं, और AO डैश है कि उसको डेप्थ कितनी लग रही है। स्विमिंग पूल में जो देख रहा है उसकी डेप्थ एक्चुअल में पानी की इतनी है, पर इस आदमी को देखने वाले को लग रहा है कि स्विमिंग पूल में सिर्फ इतनी सी डेप्थ है। पानी उसको बहुत ऊंचा लग रहा है, इसको लग रहा है ये स्विमिंग पूल तो बहुत छोटा सा है, बस इतना सही है, जबकि एक्चुअल में स्विमिंग पूल बहुत ज्यादा है। आपने नोटिस करा होगा जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनमें हमेशा किनारों पर प्रिंट करा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है इसकी डेप्थ कितनी है, 4 फीट। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल के कॉर्नर्स पर 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट लिखा होता है। वो लिखा इसलिए होता है कि देखने वाले को हो सकता है स्विमिंग पूल की डेप्थ जो हो 6 फीट। अब देखने वाले को जो डेप्थ लग रही है वो तो बहुत कम लग रही है, उसको लग रहा है ये तो बहुत छोटा सा स्विमिंग पूल है, मैं तो इसमें खड़ा भी हो सकता हूं, पर एक्चुअल में उस स्विमिंग पूल की डेप्थ ज्यादा है। तो ऐसा ना हो कि कोई आदमी ये सोच ले कि ये तो बहुत छोटा सा, इतना सही स्विमिंग पूल है, मैं तो इसमें खड़ा हो जाऊंगा, और बाद में रियलाइज करे कि वो स्विमिंग पूल की डेप्थ ज्यादा थी। इसीलिए सेफ्टी के लिए स्विमिंग पूल की डेप्थ लिखी होती है, क्योंकि देखने में आपको वो डेप्थ बहुत छोटी लगेगी, आपको लगेगा आप तो इसमें खड़े हो सकते हैं, पर वो डेप्थ एक्चुअल में बहुत ज्यादा होती है। होता इसीलिए है क्योंकि लाइट बेंड हो रही है, तो दैट इज व्हाई दिस इज द रियल डेप्थ, देखने में जो लग रही है दैट इज कॉल्ड एज द अपैरेंट डेप्थ। तो AO को हम लिख देते हैं रियल डेप्थ D और AO डैश को अपैरेंट डेप्थ D डैश। यहां से रीअरेंज कर लीजिए, आपका फॉर्मूला आएगा D डैश इज इक्वल टू D बाई म्यू। ठीक है, यानी जो अपैरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ बाई म्यू है। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज करिए स्विमिंग पूल की जो एक्चुअल डेप्थ है वो 6 फीट है। अब ऑप्टिक्स में आपको यूनिट कन्वर्जन की चिंता नहीं है, जिस यूनिट में दिया है उसी में सॉल्व कर लो, मीटर में SI यूनिट में कोई चिंता नहीं कन्वर्ट करने की। और जो पानी है यहाँ मीडियम जो है वो वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। तो मेरे को ये बताओ इस आदमी को क्या डेप्थ लगेगी, 6 फीट इज द एक्चुअल डेप्थ, इसको लगेगा कितना और कितना शिफ्ट आएगा इसमें, कितना शिफ्टेड लगेगा उसको। तो अपैरेंट डेप्थ होगी D यानी 6/4/3, ठीक है, यानी 4.5 फीट। इसको लगेगा स्विमिंग पूल की डेप्थ 6 फीट नहीं है, 4.5 फीट है। कितने का शिफ्ट आ रहा है, 1.5 फीट का शिफ्ट आ रहा है, 1.5 फीट, यानी पानी का सरफेस इसको 1.5 फीट ऊपर उठा हुआ लग रहा है। दिस इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दिस इज वन रियल लाइफ एप्लीकेशन जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, एक और
इसका एप्लीकेशन देखते हैं. अनदर एप्लीकेशन इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट. अब सपोज करिए आपके पास एक ग्लास का पीस है कॉल्ड एज अ ग्लास स्लैब. जैसे ये है, इंस्टेड ऑफ वुड मान लीजिए ये ग्लास का बना होता है, शीशे का. इस पे जब लाइट फॉल करेगी, ये पूरा ग्लास है और बाहर एयर है, तो लेट अस से एक लाइट रे इस पे फॉल करती है. दिस इज द इंसिडेंट रे. इस पॉइंट पर हम नॉर्मल बनाएंगे. अब बाहर एयर से ग्लास में आई है, यानी रेयर से डेंसर में आई है, तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से आप नॉर्मल बनाओगे. इस बार ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इस बार बेंड करेगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो एक बार रेयर टू डेंसर में टुवर्ड्स बेंड हुई, अब डेंसर से रेयर में अवे बेंड हुआ. क्या कुल मिला के ये रे इस रे के पैरेलल ही हो गई. दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड एज द इमर्जेंट रे. अगर आप इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर देते तो यू विल फाइंड दैट दीज टू आर पैरेलल. और पैरेलल होना भी तो चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये रे एक बार नीचे की तरफ बेंड हुई और एक बार फिर वापस ऊपर की तरफ बेंड हो गई, यानी कुल मिलाकर ये उसके फिर भी पैरेलल ही आ रही है. ठीक है, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये जो फिनोमेना है जहां पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है पर थोड़ा सा शिफ्टेड है. इंसिडेंट रे का जो पाथ था वो ऐसे था, पर इमर्जेंट रे थोड़ा सा शिफ्टेड है, तो दिस इज कॉल्ड एज द लेटरल शिफ्ट. ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. इस ग्लास स्लैब की थिकनेस ले लीजिए टी, और जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसको डी बोल रहे हैं. लेटरल शिफ्ट टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर. इसका फॉर्मूला है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मैंने सिर्फ लिख दिया. आप थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है ना, सिर्फ फिगर को समझ लीजिए कि व्हाट इज लेटरल शिफ्ट. दो बार जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फाइनल रे इंसिडेंट रे के पैरेलल आ रही है. उन दोनों के बीच का जो पाथ डिस्टेंस है वो लेटरल शिफ्ट है. ठीक है. अच्छा, एक और रियल लाइफ एप्लीकेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. कंसिडर द अर्थ. अब ये जो लाइन है होराइजन, सपोज कोई पर्सन यहां पर है. अभी जो सन है वो होराइजन के नीचे है, जस्ट होराइजन से नीचे है, यानी अभी सनराइज हुआ नहीं है. सनराइज तब होगा जब सन होराइजन के ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो ही इसको विजिबल होगा. अभी जो सन है वो इस पर्सन को विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो होराइजन के नीचे है, तो अभी सनराइज हुआ नहीं है. अच्छा, अब अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है. वैसे तो हम बोलते हैं एयर और वैक्यूम एक ही बात है, पर हल्का सा तो फर्क है. ये एयर है और यहां बाहर परफेक्ट वैक्यूम है. वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है एग्जैक्टली. अब हम एयर को भी 1 ही ले लेते थे क्योंकि उसका ऑलमोस्ट 1 होता है, 1.0000 समथिंग होता है. पर अब थोड़ा सा फर्क आपको रखना पड़ेगा. इन रियलिटी एयर को आप 1 नहीं ले सकते हो. यहां पर हम क्वेश्चन में ले लेते थे क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट 1, पर अभी आप मानिए कि वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है. इन रियलिटी इट इज वेरी वेरी स्लाइटली मोर देन 1. तो थोड़ा फर्क है तो सही ना. उसी फर्क को यहां पर हम समझेंगे क्या होता है उससे. अब सन से जो रे आती है, जैसे ही वो रे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, मीडियम बदल गया. देखिए बाहर वैक्यूम है, एयर है, हल्का सा तो फर्क है दोनों में. दे आर नॉट एग्जैक्टली 1, दोनों में फर्क है. तो ये रे बेंड करेगी और ये बेंड करके ऐसे आती है.
थोड़ा सा मैंने एग्जैगरेट करके बनाया है, इतना ज़्यादा बेंडिंग नहीं होती, बहुत ही हल्की सी बेंडिंग होती है, पर होती तो है, तो उसको मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पर। अब जब ये रे बेंड हुई, बेंड होके आदमी की आईज में गई, वही चीज़ हमारी आईज तो सोचती है कि रे तो पीछे से आई होगी, तो इस आदमी जो ये रेस जिसे ये एंटर करी है, ये बेंड होकर इस आदमी की आईज में एंटर करती है, ठीक है ना। अब इसकी आईज जो है वो क्या सोचेंगी कि ये रे तो पीछे से स्ट्रेट आई होगी, तो उसकी आईज को ऐसा लगेगा कि ये रे यहां से आई। बैक ट्रेस करेंगे ना आप उसको, यू विल बैक ट्रेस दिस, तो बैक ट्रेस करके आपको ऐसा लगेगा कि सन जो है वो यहां नहीं है, यहां पर है। ध्यान से देखो, फिगर को थोड़ा सा एनालाइज करो, हुआ क्या, सन यहां पे था, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। सन की लाइट ऐसे आई क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में बेंड हो गई, अब मेरी आईज सोच रही है कि वो तो पीछे से आई होगी, तो सन अपीयर्स हियर, सन यहां दिख रहा है हमें। तो होता क्या है, ये फिनोमेना क्या है कि सनराइज से, सनराइज अभी हुआ नहीं है, सनराइज से कुछ मिनट पहले, आप कुछ 1-2 मिनट पहले ही आपको सन दिखने लग जाता है, और जहां वो दिखता है आपको, वो एक्चुअल में होता नहीं है सन। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सपोज करिए सनराइज होना था 6 o'clock, तो 5:58 पर सन आपको दिखने लगेगा, पर वो जो सन दिख रहा होगा वो एक्चुअल में वहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सन की रेज बेंड होकर आप तक आती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट आपको सन अपीयर होता है, वहां पे लग रहा है, ऐसा है नहीं वहां पर, ठीक है ना। बिल्कुल पिछले फिनोमेना की तरह स्विमिंग पूल की डेप्थ ऊपर लग रही थी, तो ऐसे ही सन जो है वो यहाँ की जगह यहाँ लग रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। इसको अगेन आप बुक से रीड करो, बुक में इसकी फिगर बनी हुई है और प्रॉपर्ली उसमें दिया हुआ भी है, और ये सब कुछ आपने नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, तभी समझ में आएगा। तो प्लीज रेफर टू पेज नंबर 238 एंड 239। आज जो भी मैंने एप्लीकेशंस कराए पेज 238 और 239 पे दिए हुए हैं, वहां से देखकर आपने क्लास वर्क कॉपी में लिखने, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास में जो फिनोमेना मैं कराऊंगा, अगेन वो आपने पढ़ रखा होगा, तो व्हाट आई वांट इज आप उसको एक बार बुक से पहले से रीड करके रखिए। पेज 239 पे देयर इज अ फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और पेज 240 पे इसके एप्लीकेशंस हैं। अगर पहले से रीड करके रखोगे ना और उसके बाद वीडियो देखोगे, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा साथ साथ। तो प्लीज ये वाला आप मान लीजिए, दिस इज योर होमवर्क, पहले से आपने ये दोनों चीजें रीड करनी है, और इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, इन लेक्चर 9.2 वी विल कवर दीज टॉपिक्स। और बाकी आज का जो कराया उसको कॉपी में लिख लो, कोई अगर डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया है, उसको मार्क कर लीजिए और नेक्स्ट डाउट सेशन में उसको पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।